नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 4 सितंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हिंदू में एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है यूएसए से संबंधित। वैसे देखो, कल ही एक कैंडिडेट से बात हो रही थी, उनका इंटरव्यू था और बोर्ड ने उनसे पूछा क्या अफगानिस्तान में फेलियर के बाद यूएसए की जो हेजमनी है अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। ये क्वेश्चन उनसे पूछा था और मैं सोच भी रहा था कि ऐसा कुछ आर्टिकल आए तो डिस्कस हम करें। ये आर्टिकल हालांकि देखो वैसा है नहीं जैसा ज़रूरी है। इसमें तो यूएसए की पॉलिटिक्स है कि बाइडन की प्रेसिडेंसी खतरे में है, बाइडन ने ये डिसीजन क्यों लिया। हमें आईआर से संबंधित चीज़ें डिस्कस करनी है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो उसके लिए फिर मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़े। इवन गार्डियन जो यूके का न्यूज़पेपर है वहाँ से भी एक आर्टिकल पढ़ा, समीर सरन का आर्टिकल है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का, वो भी पढ़ा। तो बहुत सारे पॉइंट्स कंपाइल किए। हम डिस्कस करते हैं उस आर्टिकल को, क्या यूएसए की जो हेजमनी है अब डिक्लाइन कर रही है। इसके बाद फिर हम सेकुलरिज्म से संबंधित, कल आपने सेकुलरिज्म आधा डिस्कस किया, आज आपका सेकुलरिज्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सेकुलरिज्म से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यूएसए की हेजमोनी के डिक्लाइन होने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो, दो टर्म्स हैं जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए। पहली टर्म है पैक्स अमेरिकाना। पैक्स अमेरिकाना का मतलब ये है यूएस डेराइव्ड पीस। थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। जैसा देखो आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी तबाही हुई थी। यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इवन उससे पहले भी, एक बहुत बड़ी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर के रूप में इमर्ज होकर आया था और यूरोप को बहुत नुकसान पहुंचा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो यूरोप को बिल्ड करने के लिए यूएसए ने अपना एक प्लान लॉन्च किया था, मार्शल प्लान, जिसके तहत बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए गए थे यूरोप को ताकि यूरोप को फिर से रीबिल्ड किया जा सके। बाद में यूएसएसआर के साथ यूएसए का कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया और यूएसएसआर की चुनौती से निपटने के लिए नाटो का निर्माण हुआ, जिसमें यूरोप के कई मेजर कंट्रीज शामिल हुए। यूएसए के द्वारा यूरोप के कंट्रीज को यह कहा गया कि आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है, हम मिलके यूएसएसआर की चुनौती से निपटते हैं और आपस में हम मिलके काम करेंगे तो ग्रो ही करेंगे, इकोनॉमिकली सबको फायदा होगा। हालांकि नाटो ये एक डिफेंस इनिशिएटिव है, ये एक इकोनॉमिक इनिशिएटिव नहीं है। तो यूएसए के इन स्टेप से वेस्टर्न हेमिस्फीयर में रिलेटिव पीस इस्टेब्लिश हो गई। उससे पहले तो देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ, लेकिन जब से यूएसए ने कमान संभाली तो पीस इस्टेब्लिश हो गई वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो इसे नाम दिया गया पैक्स अमेरिकाना। उसके बाद 1990-91 में यूएसएसआर का भी डिसइंटीग्रेशन हो गया। वर्ल्ड में एकमात्र सुपर पावर बच गई यूएसए। तो यूएसए ग्लोबल पुलिसमैन की भूमिका निभाने लगा। मतलब कहीं पर भी कोई दिक्कत होती यूएसए वहाँ पे इंटरवीन करता। जैसे मोहल्ले में कोई बहुत इज्जतदार आदमी होता है जिसकी सभी सुनते हैं, जिसके पास पावर होती है, जिसके पास पैसा होता है, तो उसका जो पोजीशन है वो कुछ अलग ही हो जाती है। तो उसी प्रकार की पोजीशन यूएसए की हो गई थी 1990-91 के बाद। इसी वजह से पैक्स अमेरिकाना का मतलब भी बदल गया। मतलब पैक्स अमेरिकाना का मतलब पहले यह हुआ करता था यूएस डेराइव्ड पीस इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर, लेकिन 1991 के बाद तो विभिन्न एक्सपर्ट्स ये बोलने लगे पैक्स अमेरिकाना का मतलब है यूएस डेराइव्ड इंटरनेशनल पीस। अब देखो एक और टर्म है अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म। इसका क्या मतलब है अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म? इसका मतलब देखो ये है, कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं यूएसए ना बाकी देशों की तरह नहीं है, यूएसए बाकी देशों से अलग है। यूएसए की वैल्यूज, यूएसए का इतिहास, यूएसए में पॉलिटी की जो डेवलपमेंट हुई है, वो सब चीज़ें यूएसए को बाकी सब देशों से अलग रखती हैं। मतलब यूएसए को ये जिम्मेदारी मिली है भगवान की तरफ से कि यूएसए वर्ल्ड स्टेज पर एक पॉजिटिव रोल प्ले करे, मतलब वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश करे। ये यूएसए की जिम्मेदारी है, इसे बोला जाता है यूएसए एक्सेप्शनलिज्म। मतलब सीधी सीधी बात है, अपनी हेजमनी को बरकरार रखने के लिए यूएसए के एक्सपर्ट्स ने ऐसे ऐसे कंसेप्ट दिए थे। बट देखो क्वेश्चन अब ये उठता है, क्या यूएसए की हेजमनी का अब अंत हो गया है? क्या अब यूएसए की सोच, यूएसए की वैल्यूज
पहले जैसी नहीं रही। वो यूएसए जो पहले बोला करता था कि हमें डेस्टिनी ने ये काम दिया है कि वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश करना, बट यूएसए अब अपने कदम पीछे खींच रहा है। यूएसए का ध्यान अपने ऊपर ज़्यादा है, वर्ल्ड स्टेज पर यूएसए का ध्यान कम है। देखो अफगानिस्तान में जिस प्रकार से यूएसए के 20 साल के वार का अंत हुआ, ये बहुत बड़ा फियास्को था। मतलब कुछ एक्सपर्ट्स तो बोल रहे हैं नाटो की अभी तक की ये सबसे बड़ी हार है। कुछ एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं वियतनाम में देखो, हालांकि 50-60 हज़ार यूएसए के जवानों की डेथ हुई थी और अफगानिस्तान में यूएसए के ऑलमोस्ट 2500 जवानों की डेथ हुई, लेकिन अफगानिस्तान की जो वार है ना, उसके जियो स्ट्रेटेजिक जियो पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस काफ़ी बड़े हैं। हम डिस्कस भी करेंगे इस आर्टिकल में कैसे। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं स्वेज क्राइसिस में 1956 में जो स्वेज नहर के क्राइसिस हुए थे ना, उन क्राइसिस में वेस्ट की जो हार हुई थी ना, उनसे भी बड़ी हार है अफगानिस्तान की ये हार। अब वैसे तो देखो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो बोल सकते हैं यूएसए युद्ध नहीं हारा, यूएसए ने अपना इंटरेस्ट खो दिया। बट जॉर्ज बुश ने यह बात खुद कही थी 2010 में कि चूंकि हमने अफगानिस्तान में इंटरवेंशन किया है तो ये हमारी मोरल ऑब्लिगेशन है कि हम कुछ अच्छा छोड़ के जाएं। लेकिन अफगानिस्तान को वो कैसा छोड़ के गए? इवन उनके छोड़ने से पहले ही तालिबान का कब्जा हो चुका था अफगानिस्तान में। अब यूएसए के जो एलाइज हैं वो भी सोचने को मजबूर हैं, क्या यूएसए को हम काउंट कर सकते हैं कि वास्तव में जब मुसीबत आएगी तो यूएसए हमारा साथ भी निभाएगा या फिर नहीं निभाएगा। जिस प्रकार से यूएसए ने अफगानिस्तान की फॉर्म में अपने एलाई को छोड़ दिया। पहले तो देखो जो दोहा पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था, उस एग्रीमेंट को साइन करते वक्त अफगान सरकार को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। दूसरा, लास्ट में एकदम से अफगान सरकार को हारने के लिए छोड़ दिया गया यूएसए के द्वारा। अब बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि यूएसए ने तो ट्रेन कर दिया, लेकिन अफगान आर्मी में जो लोग थे वो लड़ने को तैयार नहीं है, वो सरेंडर कर रहे हैं, तो फिर इसमें यूएसए की क्या गलती है? देखो गलती है, आपने अफगानिस्तान की आर्मी को ट्रेन ही इस प्रकार से किया है कि जिसमें एयरफोर्स का कंपोनेंट काफी ज्यादा है, ड्रोन का कंपोनेंट काफी ज्यादा है। ट्रेनिंग उनको ऐसे दी गई है कि आप ज्यादा रिलाय करोगे एयर सपोर्ट पर। उनको ट्रेनिंग ऐसे दी ही नहीं गई कि कल को एयर सपोर्ट उपलब्ध नहीं होगी तो आप सक्षम होंगे तालिबान की चुनौती से निपटने में। और दूसरा, आपने जिस प्रकार से जल्दबाजी की, एकदम से जो मोराल है वो डाउन होता गया अफगान फोर्सेस का। मतलब देखो, यूं नहीं कह सकते अफगान फोर्सेस की गलती नहीं है, बट पूरी तरह से अफगान फोर्सेस की गलती है, आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है, ऐसा नहीं है। यूएसए की बहुत बड़ी गलती है। ना तो यूएसए के जो मिलिट्री एडवाइजर है वो ये अंदाजा लगा सके कि इतनी जल्दी अफगान गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगी, और ना ही यूएसए लास्ट में अच्छे से इवैक्यूएशन ऑपरेशन चला सका। बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, इतने लोगों की जानें चली गई, जिसमें यूएसए के 13 जवान भी थे, और बहुत सारे लोग जिनको तालिबान से अभी खतरा है, जिन्होंने यूएसए की हेल्प की थी, वो भी रह गए। मतलब बहुत एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा यूएसए को। आप देखिए, हर तरह से यूएसए की किरकिरी हुई। यूएसए ने अफगानिस्तान में इतना पैसा खर्च किया, ऑलमोस्ट $1.5 ट्रिलियन। अंत में रिजल्ट क्या निकला? 20 साल के बाद रिजल्ट क्या है? इतना पैसा खर्च करने के बावजूद एक तरफ इतने सारे अफगान लोगों को यूएसए को ले जाना पड़ा अपने देश में, कुछ लोगों को दूसरे देश में रिलोकेट करना पड़ा। आतंकवाद की चुनौती जो है पहले से ज़्यादा है, क्योंकि जितने लोगों को यूएसए लेके गया है अफगानिस्तान से, उनमें से कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज कहती हैं उनमें से कुछ लोग टेररिस्ट भी हैं जो कल को यूएसए में अटैक कर सकते हैं। इवन यूएसए ने अपने साथियों का ट्रस्ट भी खो दिया। अब देखो, जापान भी सोचने को मजबूर है। वैसे तो जापान और यूएसए के बीच ट्रीटी साइन है कि कल को अगर जापान की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है तो यूएसए जापान की हेल्प के लिए आएगा, ऐसी जापान की ट्रीटी है। अब जापान भी तो सोचेगा ना, चाइना की जो थ्रेट है इतनी बड़ी है और यूएसए पे भरोसा नहीं किया जा सकता, हम खुद ही वेपन्स हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। और जापान तो देखो, आपको पता है, ऐसा देश है जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी तबाही मचाई थी, और टेक्नोलॉजी जापान के पास काफ़ी ज़्यादा है। अगर वो वेपन्स में टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करने लग गए ना, तो फिर वो चाइना से भी बेहतर कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। लेकिन वो एमनिशन, हथियार, इनमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर नहीं रहे हैं, सिर्फ इसी चक्कर में कि यूएसए जो है वो हमारी हेल्प करेगा। बट अगर उनको लगेगा कि यूएसए का बस का कुछ नहीं है, तो फिर वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश करेंगे, अपनी जो डिफेंस पावर है वो इंक्रीज करेंगे।
उसी प्रकार से बाकी साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज, साउथ कोरिया, जितने भी यूएसए के अलाई कंट्रीज हैं, इवन यूरोप के देश जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही यूएसए पर रिलाई कर रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, वो भी अपनी डिफेंस पावर को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो फिर आने वाले समय में वर्ल्ड का परिदृश्य क्या होगा वो आप अनुमान लगा सकते हो। और बात देखो सिर्फ अफगानिस्तान से निकलने की नहीं है, आप पूरी पिक्चर समझिए। 2001 में जब यूएसए के ट्विन टावर्स पर अटैक हुआ था ना, तो मतलब ये इतना बड़ा धक्का था यूएस की रेपुटेशन को कि यूएसए के पास इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स, उस समय किसी भी वर्ल्ड की पावर को न्यूक्लियर वेपन्स की फॉर्म में देखा जाता था। मतलब यूएसए के पास इतने ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स कि वो पूरे वर्ल्ड को कई बार तबाह कर दें। और यूएसए के ऊपर ऐसे लोगों ने अटैक कर दिया जिनके पास बिल्कुल छोटे मोटे हथियार हैं, यानी टेररिस्ट की बात की जा रही थी। तो उसके बाद यूएसए ने लॉन्च किया वार ऑन टेरर, और उस वार का देखो सभी देशों ने समर्थन किया। मतलब ना सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं, बाकी भी मेजर कंट्रीज ने समर्थन किया कि हाँ, टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई तो चलनी चाहिए। एक वो समय था जब यूएसए की जो पावर थी बिल्कुल पीक पर थी। उसके बाद 2003 में इराक में भी यूएसए ने इंटरवेंशन कर दिया, और उसके बाद 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, यूएसए की पावर कम हो गई। 2016 के बाद तो आप देख लीजिए, जब से ट्रंप आए हैं, अमेरिका फर्स्ट की वो बात करने लगे हैं। उसके बाद बाइडन आए, बाइडन ने हालांकि बोला कि मैं ट्रंप की कुछ पॉलिसीज जो हैं वो रिवर्स कर दूंगा, और उन्होंने की भी। जैसे वो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में यूएसए फिर से वापस आ गया है, ईरान से बात चल रही है। बट अभी तक पूरे वर्ल्ड को वो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि यूएसए जो पहले भूमिका निभाया करता था ग्लोबल पुलिसमैन की, आज के समय में यूएसए वो भूमिका निभाने में सक्षम भी नहीं है, और उतना ज्यादा यूएसए विलिंग भी नहीं है। देखो, हेजेमनी उस देश की इस्टेब्लिश होती है, मतलब ग्लोबल पुलिसमैन वो देश बन सकता है जिसके पास पावर भी हो और एक्ट करने की विल पावर भी हो। इंडिया के पास अभी देखो, मतलब बात कड़वी है, ना तो पावर है ना ही विल पावर है। मतलब ना तो इंडिया के पास इतना पैसा है कि अफगानिस्तान में इंडिया एक्ट कर सके, और ना ही इंडिया के पास विल पावर है। पावर होती तो भी इंडिया के पास इच्छा शक्ति नहीं है। हेजमनी उस देश की इस्टेब्लिश होती है जिसके पास दोनों होती हैं, पावर भी हो, विल पावर भी हो, मादा हो एक्ट करने का। चाइना के बारे में अभी यह कहा जाता है कि चाइना के पास ना पावर तो आ गई है, इच्छा शक्ति नहीं है, विल पावर नहीं है कि किसी देश में अपनी सेना भेज के किसी देश में इंटरवेंशन कर सके। ये बस चाइना अभी इकोनॉमी के दम पे खेल रही है, इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई है। तो ये आने वाले समय में पता लगेगा कि क्या किसी दूसरे देश में चाइना अपनी आर्मी जो है वो भेज पाती है या फिर नहीं भेज पाती है। खैर, बात करें 2016 के बाद में ना यूएसए की पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा डिवाइडेड हो गई। ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने बहुत ज्यादा डिवाइडेड हो गई। ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में जो खाई है ना बहुत ज्यादा बड़ी है। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में वहां पे ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना उनके बीच में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इस वजह से भी यूएसए की जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ज्यादा डिवाइडेड है, यूएसए एकजुट नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स दिए जाते हैं ये बोलने के लिए कि यूएसए की जो हेजमनी है ना वो पहले से अब डिक्लाइन हुई है। अब देखना ये है क्या यूएसए जो है अपने आप को, मतलब यूएसए बाउंस बैक कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। इंडिया के लिए तो फायदा है, इंडिया के लिए फायदा ये है, इंडिया यूएसए के साथ दोस्ती तो मेंटेन करके रखेगा, बट डिक्लाइनिंग पावर के साथ ना डील करना आसान होता है। अब पहले जैसे यूएसए का एक्ट था, काटसा एक्ट, कि यूएसए के एनिमी कंट्रीज के साथ दूसरे देश अगर डिफेंस टाइज रखते हैं तो यूएसए उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगाएगा। और इंडिया आपको पता है रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज कर रहा है, तो फिर इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगने का डर था। लेकिन चूंकि यूएसए की पावर डिक्लाइन कर रही है तो इंडिया यूएसए के साथ दोस्ती तो रखेगा लेकिन अपनी शर्तें मनवा लेगा कि देखो भैया आप में भी अब इतना दम तो है नहीं मतलब कहने का ये है जिसके पास ज्यादा पावर नहीं होती ना तो फिर वो शर्तें मान लेता है, अदरवाइज जो पावरफुल होता है फिर उसकी शर्तें दूसरे देशों को माननी पड़ती हैं। और एक बात ये कहना कि देखो अब यूएसए चूंकि अफगानिस्तान से बाहर आ गया है, अब यूएसए इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना से अच्छे से निपट सकता है, नहीं, देखो ये बात सच नहीं है। पहली तो बात आपने देखो सिग्नल क्या दिया है अपने एलाई कंट्रीज को, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जो भी यूएसए के साथी देश हैं इनको क्या सिग्नल गया है। दूसरा, आपने ना साउथ एशिया और वेस्ट एशिया का पूरा जो रीजन है, पूरा तो नहीं, एक बड़ा जो रीजन है उसमें आपने वॉइड क्रिएट कर दिया है। पूरा जो रीजन है अफगानिस्तान आसपास का रीजन वो आपने चाइना के लिए छोड़ दिया है।
अब देखो, कम से कम आपको अफगानिस्तान से निकलना ही था, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते कि आपकी जो प्रेजेंस है अफगानिस्तान में बरकरार रखती, ताकि कोई चाइना जैसा देश है यहाँ पे अपना डोमिनेंस नहीं इस्टेब्लिश कर पाता। लेकिन आप ऐसा भी कुछ नहीं कर सके। अब तालिबान देखिए चाइना से कितना ज़्यादा तेजी से डील कर रहा है। चाइना को कोई शर्म नहीं है। मतलब देखो, कम से कम वर्ल्ड लीडर ऐसा देश होना चाहिए जो डेमोक्रेटिक हो। अगर यूएसए और चाइना में से चूज करना हो ना, तो यूएसए ही ठीक है। क्यों? क्योंकि कम से कम यूएसए डेमोक्रेसी तो है। कुछ गलत करता है तो यूएसए की जनता आवाज तो उठाती है, यूएसए को शर्म तो रहती है, प्रेशर तो रहता है। चाइना जैसे देश अगर वर्ल्ड लीडर बनते हैं, वहां पे तो देखो ऑथोरिटेरियनिज्म है, सी चिनफिंग का रूल है, आगे कोई और होगा, टोटलिटेरियन रूल है, मानते नहीं है वो जनता की, कुछ भी करते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्या कुछ होता है चाइना में, वैक्सीनेशन तक का प्रॉपर डेटा नहीं है चाइना में क्या कुछ हो रहा है। तो ऐसा देश अगर देखो वर्ल्ड लीडर बनता है तो ये वर्ल्ड के लिए अच्छी चीज नहीं है। तो ये बात गलत है। यूएसए अगर ये सोच रहा है कि अब हम इंडो पैसिफिक रीजन में ज्यादा ध्यान दे सकेंगे, आपने एक बहुत बड़ा एरिया में वॉइड क्रिएट कर दिया जिसको अब चाइना फिल करेगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया यूएसए की हेजमनी के डिक्लाइन होने से संबंधित। अब आगे हम सेकुलरिज्म से संबंधित टॉपिक डिस्कस करते हैं। सेकुलरिज्म हम डिस्कस कर रहे थे और सेकुलरिज्म से ही आज कंटिन्यू करेंगे। हम शुरुआत करेंगे इंडिया के सेकुलरिज्म मॉडल से। बाकी देशों में सेकुलरिज्म का क्या मॉडल है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने डिस्कस किया वेस्टर्न सोसाइटीज़ में कंप्लीट सेपरेशन है स्टेट के बीच और रिलीजन के बीच। स्टेट इंटरफेयर नहीं करता रिलीजन के बीच और रिलीजन इंटरफेयर नहीं करता स्टेट के बीच। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में कंसेप्ट है प्रिंसिपल डिस्टेंस का। मतलब स्टेट जो है सभी रिलीजन्स से एक इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है, जब जरूरत आन पड़ती है, तो स्टेट रिलीजन के अंदर इंटरवेंशन भी करता है। इसके देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो ट्रिपल तलाक पर जजमेंट आया, उसमें भी कुछ मुस्लिम सेक्शंस ने बचाव में कहा कि सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पर्सनल लॉज में इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिकल 25 और 26 के हिसाब से हमें पूरी आज़ादी है अपने रिलीजन को मैनेज करने की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इंडिविजुअल राइट्स के अगेंस्ट है, ये राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है। तो आप बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने रिलीजन के अंदर इंटरवेंशन किया या फिर नहीं किया? डेफिनेटली किया। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सबरीमाला टेम्पल का केस ले लीजिए, हाजी अली दरगाह का केस ले लीजिए। ये सब एग्जाम्पल्स हैं। अगर देखो कोई रिलीजियस वैल्यू, अगर कोई रिलीजियस मोरल्स बाधा क्रिएट करते हैं सोसाइटी की प्रोग्रेस में, या फिर इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, तो उस समय स्टेट के द्वारा इंटरवेंशन की जा सकती है। जैसे ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर स्टेट के द्वारा इंटरवेंशन की गई। यानी ये जो मॉडल है प्रिंसिपल डिस्टेंस का, ये मॉडल कहता है वैसे स्टेट सभी धर्मों से इक्वल दूरी बना के चलेगा, लेकिन जब कोई रिलीजियस वैल्यू सोसाइटी की प्रोग्रेस में ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है या फिर सर्टेन इंडिविजुअल राइट्स का वायलेशन होता है रिलीजियस वैल्यूज के द्वारा, तो उस समय स्टेट के द्वारा इंटरवेंशन किया जा सकता है। आप यहां पर एक बात पर फोकस कीजिएगा, ना सिर्फ किसी धर्म के लोगों के साथ अगर कुछ गलत होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, तब स्टेट इंटरवेंशन कर सकता है। उसके लिए हमारे संविधान में आपको पता है आर्टिकल 25, 26, 23, 28 ये सब ग्रुप राइट्स हैं। इवन आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये सब ग्रुप राइट्स हैं, ताकि किसी धर्म, किसी ग्रुप के लोगों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। बल्कि धर्म के अंदर भी किसी के साथ अगर कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तब भी स्टेट के द्वारा इंटरवेंशन किया जा सकता है। जैसे आप अनटचेबिलिटी का एग्जाम्पल ले सकते हो, सिंपल एग्जाम्पल है आर्टिकल 17। इवन किसी धर्म के अंदर वुमन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर सो कॉल्ड लोअर कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तब भी स्टेट के द्वारा इंटरवेंशन किया जा सकता है। जिसका एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया ट्रिपल तलाक। वुमेन्स को उनके इक्वल अधिकार दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर अपना जजमेंट दिया। यानी इस पॉइंट को हम कंक्लूड करें, दोनों केसेस में स्टेट के द्वारा इंटरवेंशन किया जा सकता है। अगर किसी धर्म के लोगों के साथ कुछ गलत होता है, ग्रुप राइट्स का प्रोविजन है हमारे संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 और उसके बाद आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30।
और रिलीजन के अंदर भी कुछ गलत होता है तब भी इंटरवेंशन स्टेट के द्वारा किया जा सकता है। यानी हमारा मॉडल सेकुलरिज्म का है प्रिंसिपल डिस्टेंस का। जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर स्टेट इंटरवेंशन करता है रिलीजन के बीच। नेहरू कहा करते थे हमारा सेकुलरिज्म का जो मॉडल है वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल रिलीजन बाय स्टेट। ये लाइन जरूर लिखिएगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल रिलीजन्स बाय स्टेट। नेक्स्ट देखो, काफी बार गांधी के क्या व्यूज थे सेकुलरिज्म के बारे में और नेहरू के क्या व्यूज थे सेकुलरिज्म के बारे में, इनका आपस में कंपैरिजन करवा लिया जाता है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं सेकुलरिज्म के बारे में गांधी के जो व्यूज थे वो नेहरू के व्यूज से किस प्रकार से अलग थे। गांधी देखो कहते हैं रिलीजन यानी धर्म ना सिर्फ एक प्राइवेट अफेयर है बल्कि पर्सनल अफेयर भी है। गांधी कहा करते थे हर एक धर्म में कुछ मोरल प्रिंसिपल्स हैं जो मैन को सही रास्ते पर लेके जाते हैं। समझ गए? गांधी के अनुसार हर एक धर्म में कुछ मोरल प्रिंसिपल्स सिखाए जाते हैं जो कि मैन को लेकर जाते हैं सही रास्ते पर, सही पाथ पर। गांधी ना सिर्फ ये कहते हैं सभी धर्मों के बीच इक्वलिटी होनी चाहिए बल्कि रिलीजन के अंदर भी इक्वलिटी होनी चाहिए। गांधी के द्वारा एक कंसेप्ट रिवाइव किया गया था सर्वधर्म समभाव यानी इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। ओरिजिनली देखो ये कंसेप्ट शुरुआत में दिया गया था रामाकृष्णा के द्वारा और विवेकानंद के द्वारा, लेकिन गांधी ने इस कंसेप्ट को रिवाइव किया सर्वधर्म समभाव। इसका मतलब है सभी धर्म बराबर हैं, इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। गांधी कहा करते थे जिस प्रकार का स्पिरिचुअलिज्म हिंदुइज्म में है उस प्रकार का स्पिरिचुअलिज्म इस्लाम में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है। गांधी जो नॉन वायलेंस की बात किया करते थे वो तो जैन फिलोसफी में भी है, यानी सभी धर्म बराबर हैं। और रिलीजन के अंदर भी इक्वालिटी पर फोकस करने के लिए गांधी ने बहुत कुछ किया। जैसे वर्ना सिस्टम को तो जस्टिफाई किया, लेकिन सो कॉल्ड लोअर कास्ट के साथ जो काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था इसके विरुद्ध गांधी जी ने आवाज़ उठाई। अनटचेबिलिटी के विरुद्ध आवाज़ उठाई। वुमन की पोजीशन को अपलिफ्ट करने के लिए गांधी जी ने काफ़ी कुछ किया। तो ना सिर्फ इंटर रिलीजियस इक्वालिटी पर गांधी जी ने फोकस किया बल्कि इंट्रा रिलीजियस इक्वालिटी पर भी गांधी जी ने फोकस किया। गांधी कहा करते थे विभिन्न धर्मों के लोग एक ही साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो सकती है विभिन्न रिलीजन्स के लोगों की। कैसे हो सकती है? देखो उस समय एक कराची रेजोल्यूशन आया था जिसमें धर्म के नाम पर पाकिस्तान के लिए अलग से स्टेट की मांग की गई थी। तो गांधी जी ने कहा था कोई भी धर्म के लोग हों, रेवेन्यू, सैनिटेशन, पुलिस, जस्टिस, पब्लिक कन्वीनियंस, ये सभी इश्यूज तो सबके लिए सेम हैं। और बाकी जो धार्मिक इश्यूज हैं, किसी धर्म में किस प्रकार की प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाएगा, किस प्रकार से किसी धर्म को ऑब्जर्व किया जाएगा, इन सब चीज़ों से स्टेट का कोई लेना देना है ही नहीं। मतलब सेकुलर स्टेट इस चीज़ में इंटरफेयर नहीं करेगा कि किसी धर्म की प्रैक्टिसेस को कैसे फॉलो किया जा रहा है। और बाकी जो इश्यूज हैं सैनिटेशन के, वो सभी धर्मों के लिए सेम हैं, जस्टिस के। तो फिर क्यों नहीं विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं? कोई दिक्कत आएगी नहीं अगर सभी धर्मों के लोग एक को एग्जिस्ट करेंगे, ऐसा गांधी के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट हम जानते हैं नेहरू के व्यूज सेकुलरिज्म के बारे में। नेहरू के जो देखो इनिशियल व्यूज थे वो वेस्टर्न व्यूज से मिलते जुलते थे। जैसे वेस्टर्न सोसाइटीज़ में सेकुलरिज्म का मॉडल है कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। नेहरू भी इसी प्रकार की बात किया करते थे। नेहरू का ज़्यादा फोकस था इनलाइटमेंट की वैल्यूज़ पर, फॉर एग्जांपल साइंटिफिक टेम्पर पर, रैशनैलिटी पर। नेहरू को लगता था इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो एक बड़ा इशू है। गांधी सभी धर्मों के बीच इक्वालिटी की बात करते थे, लेकिन नेहरू कंप्लीट सेपरेशन की बात करते थे। गांधी का मॉडल का नाम है सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्म को इक्वली ट्रीट किया जाए। लेकिन नेहरू जो कहते थे धर्मनिरपेक्ष, यानी पब्लिक पॉलिसीज बनाते वक्त रिलीजन को कंसिडर ही ना करे स्टेट। बाद में देखो नेहरू के जो व्यूज थे वो थोड़ा थोड़ा गांधी की तरह हो गए थे। हमारे संविधान में भी गांधी के जो व्यूज थे सेकुलरिज्म के बारे में उनका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। देखो गांधी ये कहा करते थे कि पॉलिटिक्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते रिलीजन से, लेकिन
रिलीजन से उनका मतलब मोरल वैल्यूज से था। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, गांधी कहा करते थे सभी धर्म मोरल वैल्यूज देते हैं, सभी धर्म ड्यूटी की बात करते हैं। तो इस वजह से अगर पॉलिटिक्स में धर्म होगा तो यानी जो पॉलिटिशियंस हैं वो मोरल वैल्यूज पे चलेंगे। वो बात अलग है, जो आने वाली जनरेशन थी उन्होंने धर्म का मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन जब गांधी पॉलिटिक्स में धर्म की बात करते थे तो उनका मतलब मोरल वैल्यूज से था। उनका कहना था हर एक धर्म मोरल वैल्यूज देता है, तो पॉलिटिक्स की जो नींव है अगर धर्म के बेस पे होती है यानी मोरल वैल्यूज के बेस पे होती है तो गुड गवर्नेंस आएगी। लेकिन गांधी के कंसेप्ट का पॉलिटिशियंस के द्वारा मिसयूज किया गया, धर्म के नाम पर वोट मांगे गए। देखो, नेहरू कहा करते थे धर्म तब तक तो ठीक है जब इसे एथिक्स और मोरल्स में अप्लाई किया जाता है, लेकिन धर्म को पॉलिटिक्स में मिक्स नहीं करना चाहिए। नेहरू का यह भी कहना था सेकुलर स्टेट इंटरफेयर कर सकता है रिलीजन के मामलों में, धर्म के मामलों में सोशल रिफॉर्म्स लाने के लिए। नेहरू के हिसाब से सेकुलरिज्म जो है ना सिर्फ एक प्रिंसिपल्स की बात है बल्कि यूनिटी और इंटीग्रिटी, इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए भी सेकुलरिज्म बहुत ज़्यादा जरूरी है, सेकुलर स्टेट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो, इससे हमें पता लगता है नेहरू अपनी अप्रोच में एथिस्ट थे, नेचर से साइंटिफिक थे, लेकिन दूसरी तरफ गांधी रिलीजियस मैन थे। नेहरू को यह लगता था कि मोरल वैल्यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय के रिलीजन। गांधी को यह लगता था कि आप रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते क्योंकि रिलीजन तो एम्बेडेड है सोसाइटी के अंदर ही। देखो, एक बात आप यहां पे समझ लीजिए, हमने कल डिस्कस किया था कि वेस्टर्न सोसाइटीज में सेकुलरिज्म किस प्रकार से आया। वहां पे रिलीजियस वार हुआ था 1618 से लेकर 1648 के बीच प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस और कैथोलिक क्रिश्चियंस के बीच। लेकिन इंडिया में इस प्रकार का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ विभिन्न रिलीजन्स के बीच। हमारे देश में पास्ट में सेकुलरिज्म की वैल्यूज को काफी अच्छे से प्रीच किया गया, प्रैक्टिस किया गया, सहेज के रखा गया। आप एग्जांपल ले सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इंडस वैली सिविलाइजेशन में रूल प्रीस्ट के द्वारा नहीं था। डांस, म्यूजिक जो अर्बन सिविलाइजेशंस में होते थे वो सब सेकुलर थे। अशोका की जो धम्मा की पॉलिसी थी वो एक प्रकार से राइट वे ऑफ सोशल बिहेवियर की पॉलिसी थी, मतलब जनता को किस प्रकार से सही तरीके से बिहेव करना चाहिए। और ये पॉलिसी पूरे कॉन्टिनेंट में फेमस हुई। अपने 12वें रोक एडिक्ट में अशोका आह्वान करते हैं लोगों से कि वो सभी धर्मों के लिए टॉलरेंस रखें और सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करें। नेक्स्ट, संगम पीरियड में भी कवि जैसे अगस्त्य, टोल्कापियार, नक्किरार, थिरुवल्लुवार, इन सब ने अपने अपने कामों में सेकुलरिज्म के ट्रेडिशन को एनकरेज किया। इसी वजह से संगम लिटरेचर को सेकुलर लिटरेचर कहा जाता है। मेडिवल इंडिया में भक्ति मूवमेंट चली, सूफी मूवमेंट चली। तो भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट के जो टॉर्च बीरर थे यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, संत कबीरदास, गुरु नानक देव, संत तुकाराम, मीराबाई, इन सब ने अपने अपने कामों में ब्रदरहुड, यूनिवर्सलिज्म, हार्मनी, सोसाइटी में पीस, इन सब चीज़ों की बात की, किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं की। इवन अकबर के समय भी दीन इलाही जो धर्म प्रमोट किया था अकबर ने अपने इस धर्म को किसी के ऊपर इम्पोज नहीं किया। सुल के कुल की उनकी पॉलिसी थी, सबके साथ शांति बना के रखना और सेकुलरिज्म की वैल्यूज़ को प्रमोट करना, सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करना, सभी धर्मों के बीच बातचीत के लिए इबादत खाना में डिबेट भी करवाई जाती थी फतेहपुर सिकरी में अकबर के द्वारा, ताकि रिलीजियस हार्मनी आए सोसाइटी में। गुरु नानक देव सिखों के फर्स्ट गुरु, उनका फेमस कोट है, देयर इज नो हिंदू नो मुसलमान। कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, सिर्फ मैन है। यानी मैन और मैन के बीच कोई डिस्टिंक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। हमारे देश में जब सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स चली, फॉर एग्जांपल राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्मो समाज इस्टेब्लिश किया गया, डेरोजियो की यंग बंगाल मूवमेंट, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्णा मिशन, एनी बेसेंट का थियोसॉफिकल सोसाइटी, अलीगढ़ मूवमेंट, सबने विभिन्न धर्मों के अंदर जो ऑर्थोडॉक्स या फिर आउटडेटेड अंधविश्वास के जो बिलीव्स थे उनसे मुक्ति दिलवाने की कोशिश की। ये सभी मूवमेंट्स शुरुआत से ही रिलीजियस हार्मनी की बात करते थे
टॉलरेंस की बात करते थे और सभी धर्मों के प्रति रिस्पेक्ट की बात करते थे। बाद में कांग्रेस ने जब आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी तो कांग्रेस भी, इंडियन नेशनल कांग्रेस अपनी अप्रोच में पूरी तरह से सेकुलर थी। सभी धर्मों के लोगों को इंडियन नेशनल कांग्रेस में जगह दी गई, जैसे बदरुद्दीन तैयब जी, रहीमतुल्लाह सयानी, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट्स बने। इससे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेकुलर एटीट्यूड का पता लगता है। देखो, ये सब चीज़ें ऐसे में कोट करने के काम आ जाती हैं। जैसे पास्ट में हमने जो एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, ये सारे अकबर का एग्जाम्पल, अशोका का एग्जाम्पल, संगम लिटरेचर का एग्जाम्पल। मान लीजिए सेकुलरिज्म के ऊपर कोई ऐसे लिखना आ गया तो उस समय आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा रहेगा। आप एक डायमेंशन के अंदर भी बहुत सारी सब डायमेंशंस डाल सकते हो, क्योंकि ऐसे में ज़्यादा लिखना पड़ता है। हिस्टोरिकल डायमेंशन में आप एंशियंट इंडिया के एग्जाम्पल डाल सकते हो। एंशियंट इंडिया में हमारे यहाँ पर सेकुलरिज्म वैल्यूज़ कैसी थी। मेडिवल इंडिया का एग्जाम्पल आप डाल सकते हो, मॉडर्न इंडिया का एग्जाम्पल आप डाल सकते हो। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप ऐसे में यूज कर सकते हो। जीएस में तो बस आप काइंड ऑफ एक लाइन में सब कुछ समाप्त कर सकते हो कि इंडिया में हमेशा से सेकुलरिज्म वैल्यूज़ रही हैं, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, अशोका हो, भक्ति मूवमेंट हो, या फिर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हो। तो एक लाइन में आप पूरी डायमेंशन को ख़त्म कर सकते हो, लेकिन ऐसे में लिखने का बहुत स्कोप है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे संविधान में सेकुलरिज्म के बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है। देखो, 1976 तक हमारे संविधान में सेकुलरिज्म वर्ड मेंशन था ही नहीं। 42nd अमेंडमेंट हुई थी 1976 में। हमारे देश के संविधान के प्रियम्बल में सेकुलरिज्म वर्ड ऐड किया गया था। लेकिन यहाँ पे एक बात पर आप ध्यान दीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जब डिबेट चल रही थी सेकुलरिज्म वर्ड के ऐड करने को लेके, तो उस समय हमारे लीडर्स के द्वारा कहा गया, देखो संविधान है ही सेकुलर, इतने सारे जो राइट्स हैं, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, रिलीजन के आधार पर सभी इक्वल हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू ऑल, ये सब बातें की गई आर्टिकल 14 में। 15 में भी कहा गया कि रिलीजियस ग्राउंड के आधार पर पब्लिक प्लेसेस में किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। 16 में यह कहा गया कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता धर्म के नाम पर। आर्टिकल 25 में कहा गया सबको अधिकार है अपने रिलीजन को प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस करने का, प्रोपगेट करने का। आर्टिकल 26 में ग्रुप राइट्स की बात की गई, सभी रिलीजियस डेनोमिनेशन को हक है अपने अफेयर्स खुद से मैनेज करने का, अपने लिए प्रॉपर्टी एक्वायर करने का और अपने हिसाब से लॉ के अनुसार अपने धर्म को एडमिनिस्टर करने का। आर्टिकल 27 में लिखा गया है स्टेट किसी को फोर्स नहीं करेगा टैक्स देने के लिए अपने पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, जैसे पुराने समय में होता था, जजिया देना पड़ता था। आर्टिकल 28 में कहा गया है वो स्कूल्स जो गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन नहीं किए जाते या फिर एडमिनिस्टर नहीं किए जाते, उन स्कूल्स में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं। इवन आर्टिकल 29 और 30 भी, जो कि माइनॉरिटीज़ के राइट्स की बात करता है। आर्टिकल 29 कहता है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को पूरा अधिकार है अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर को सहेज के रखने का। आर्टिकल 30 कहता है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ अपने हिसाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में फंडामेंटल ड्यूटी 51A(e), जिसमें कहा जाता है पीस को प्रमोट किया जाएगा और स्पिरिट ऑफ फ्रेटर्निटी यानी भाईचारे की भावना को प्रमोट किया जाएगा। अब आप एक बात बताओ, जिस देश के संविधान में ये सारी बातें कही गई हैं, क्या उस देश को साबित करने की आवश्यकता है कि हम सेकुलर कंट्री हैं? बिल्कुल भी नहीं। सेकुलर वर्ड हमारे देश में मेंशन हो या फिर ना हो, लेकिन जिस प्रकार के राइट्स दिए गए हैं उनसे साफ साफ जाहिर होता है इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। समझ गए? यानी वर्ड सेकुलरिज्म बाद में ऐड किया गया, लेकिन जिस प्रकार के आर्टिकल्स हैं हमारे देश के संविधान में, जिस प्रकार के राइट्स दिए गए हैं, चाहे वो इंडिविजुअल राइट्स की बात हो, ग्रुप राइट्स की बात हो, उससे साफ साफ जाहिर होता है इंडिया आज़ादी के बाद से ही सेकुलर कंट्री है। इवन 1994 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हमारे संविधान का बेसिक फीचर है सेकुलरिज्म और पॉलिटिक्स और रिलीजन को आपस में मिक्स नहीं किया जा सकता। इवन 2017 के स्टार्टिंग में भी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था धर्म के नाम पर कोई भी इलेक्शन में वोट नहीं मांग सकता। तो अब हम
इंडिया के सेकुलरिज्म मॉडल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। हमने इंडिया के सेकुलरिज्म मॉडल को जान लिया। अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हो। जैसे नो ऑफिशियल रिलीजन, इंडिया किसी रिलीजन को अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं मानता है, ना ही इंडिया किसी पर्टिकुलर रिलीजन को समर्थन देता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है रिलीजियस न्यूट्रलिटी, इंडिया ऐसा नहीं है किसी एक स्टेट के इंटरनल मैटर्स में इंटरवेंशन कर सकता है आवश्यकता पड़ने पर। इंडिया सभी रिलीजन्स को इक्वली रिस्पेक्ट करता है, इक्वल ट्रीट करता है, इसलिए सभी रिलीजन्स में अंदर कुछ अगर गलत होता है तो स्टेट उस समय इंटरवेंशन कर सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रीडम टू ऑल, स्टेट सभी लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि वो अपने हिसाब से रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिटीजन्स फ्री हैं, आज़ाद हैं, किसी भी धर्म को वो चूज कर सकते हैं, किसी भी धर्म की प्रैक्टिसेस को वो फॉलो कर सकते हैं। स्टेट कुछ नहीं कहेगा सिटीजन्स को किसी मामले में। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इंडियन सेकुलरिज्म का है गवर्नेंस में रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का कोई रोल नहीं है। इंडिया रिलीजियस हेड्स के द्वारा रूल नहीं किया जाता है, जैसे ईरान में देखने को मिलता है। हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को एडवोकेट या फिर सब्सक्राइब नहीं करती हैं, कम से कम पेपर्स में तो नहीं करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इंडियन सेकुलरिज्म का है प्रिंसिपल डिस्टेंस का, जो हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। वैसे देखो रिलीजन में किस प्रकार की प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है इससे स्टेट का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्टेट प्रोडक्टिवली तब इंटरवेंशन करेगा जब किसी स्टेट के अंदर ऑब्सोलीट या फिर बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी, बैकवर्ड लुकिंग या फिर जेंडर बाइस्ड प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा रहा है। समझ गए कहने का एसेंस क्या है? कहने का एसेंस ये है वैसे रिलीजन के अंदर कुछ भी हो स्टेट को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्टेट तभी प्रोडक्टिवली इंटरवेंशन करेगा तब स्टेट किसी रिलीजन के अंदर बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी, बैकवर्ड लुकिंग या फिर बहुत पुराने विचारों की जेंडर बाइस्ड प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा रहा है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है सुपरमेसी ऑफ लॉ। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में सारा काम होता है लेजिस्लेशन और संविधान के आधार पर। रिलीजियस बिलीफ्स या फिर रिलीजियस कस्टम्स के आधार पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलता है हमारे देश में। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिया के सेकुलरिज्म का है कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जैसे मंदिर हो, चर्च हो, मदरसा हो, मस्जिद हो, स्टेट से कोई ऊपर नहीं है। स्टेट की जो सोवरेनिटी है वो सुप्रीम है। नेक्स्ट इंडिया के सेकुलरिज्म का मॉडल एंटी रिलीजन भी नहीं है। इंडियन सेकुलरिज्म देखो एथिस्टिक नहीं है, जैसे वो देश जहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है जैसे चाइना, क्यूबा, जो हमने कल डिस्कस किया था, वहाँ पे तो भगवान की एग्जिस्टेंस को माना ही नहीं जाता, यानी रिलीजन की एग्जिस्टेंस को माना ही नहीं जाता। लेकिन इंडिया का सेकुलरिज्म का मॉडल कहता है कोई भगवान को मानता है ठीक, नहीं मानता है ठीक, किसी भी धर्म को मानता है ठीक, धर्म को लेके कोई भी विचार है या फिर कोई भी विचार नहीं है किसी पर्सन के, किसी चीज़ को लेके आपत्ति नहीं है स्टेट को। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडिया के सेकुलरिज्म का सेकुलरिज्म एज फंडामेंटल राइट। जैसा हमने डिस्कस किया सेकुलरिज्म हमारे देश में फंडामेंटल राइट है। अगर कोई किसी को रोकता है अपने धर्म को प्रैक्टिस करने से, प्रोफेस करने से, प्रोपगेट करने से, तो ये उसके फंडामेंटल राइट का हनन होगा और इस केस में जुडिशरी जो है वो इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी और ग्रुप राइट्स को भी प्रोटेक्ट करेगी। तो देखो सेकुलरिज्म के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन फिर भी डायमेंशंस ऐड करने के लिए ज़रूरी है, डायमेंशन आप डाल सकते हो। जैसे सेकुलरिज्म एज साइंटिफिक एजुकेशन, हमारे देश में एजुकेशन किसी पर्टिकुलर धर्म के आधार पर नहीं दी जाती है, साइंटिफिक बेसिस पे जो एजुकेशन है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट सेकुलरिज्म एज ह्यूमनिज्म, हमारे देश का सेकुलरिज्म का जो मॉडल है वो ह्यूमन बींग्स पर फोकस करता है, मानवता पे फोकस करता है। ह्यूमन मॉडल है इंडिया के सेकुलरिज्म का जो मॉडल है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के स्पिरिचुअल बिलीफ्स या फिर वैल्यू से प्रभावित नहीं है हमारे देश का सेकुलरिज्म का मॉडल। हमारे देश के लोगों को सिटीजन माना जाता है, धर्म का सिंपैथाइजर नहीं माना जाता है। नेक्स्ट सेकुलरिज्म एज यूनिवर्सल फेथ, देखो ऐसा नहीं है कि किसी कुछ ही देशों से हमने सेकुलरिज्म
के वर्च्यूज़ को उठा लिया हो। हमारे संविधान में सेकुलरिज्म का जो मॉडल है वो काइंड ऑफ मिक्स है, ईस्ट का मॉडल और वेस्ट का मॉडल। हमने अच्छे अच्छे पॉइंट्स विभिन्न कंट्रीज से लिए हैं और हमारे खुद का सेकुलरिज्म का एक इतिहास रहा है। तो इसी वजह से हमारा सेकुलरिज्म का जो मॉडल है वो यूनिक है। नेक्स्ट, सेकुलरिज्म एज मीन्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। इसका मतलब है हमारे देश में सेकुलरिज्म का जो मॉडल है वो पुराने रूढ़िवादी या फिर पुराने फैशन या फिर संकीर्ण विचारों से प्रभावित नहीं है। हमारा जो सेकुलरिज्म का मॉडल है वो मॉडर्न वैल्यूज, प्रोग्रेसिव थॉट्स और साइंटिफिक आउटलुक से प्रभावित है और इन्हीं सब चीज़ों को प्रमोट करता है। और सबसे लास्ट में सेकुलरिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है सेकुलरिज्म एज कल्चरल हेरिटेज। हमारा जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो हमारे एंशियंट कल्चर के अंदर एम्बेडेड है। शुरुआत में हमने डिस्कस किया था कैसे हमेशा से ही हमारे देश में सेकुलरिज्म की वैल्यूज़ को प्रमोट किया जाता रहा है। तो आज का हमारा जो सेकुलरिज्म का मॉडल है उसी कल्चरल हेरिटेज को शो करता है। तो अगर यूपीएससी पूछे इंडियन सेकुलरिज्म के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिखना। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिख दिए तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हो सकता है 11 भी मिल जाएं। खैर ये तो मजाक की बात है। आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं इंडिया के सेकुलरिज्म के मॉडल में और यूनाइटेड स्टेट्स के सेकुलरिज्म के मॉडल में, जो हमने कल डिस्कस किया था, जिसे वेस्टर्न सोसाइटीज़ का सेकुलरिज्म का मॉडल भी कहा जाता है। दोनों के सेकुलरिज्म के मॉडल में क्या डिफरेंस है? सिमिलरिटी तो देखो ये है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी जब फर्स्ट अमेंडमेंट आया था तो उस फर्स्ट अमेंडमेंट में कह दिया गया था कि लेजिस्लेचर किसी धर्म को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं कर सकता। ये बात फर्स्ट अमेंडमेंट में कही गई थी यूएसए में, और इंडिया में भी यही चीज़ है। इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। तो यहाँ पे सिमिलरिटी है लेकिन डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में कंप्लीट सेपरेशन है स्टेट और रिलीजन के बीच। स्टेट रिलीजन के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा और रिलीजन स्टेट के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। जबकि इंडिया में आवश्यकता पड़ने पर स्टेट के द्वारा इंटरवेंशन किया जा सकता है, लेकिन वो प्रोडक्टिव इंटरवेंशन होगा। दूसरा डिफरेंस ये है, वेस्टर्न सोसाइटीज़ के सेकुलरिज्म के मॉडल में या फिर अमेरिकन सेकुलरिज्म के मॉडल में इंट्रा रिलीजियस एस्पेक्ट्स पर कम फोकस किया जाता है। यानी रिलीजन के अंदर अगर कोई इनइक्वालिटी है, अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उस पर कम फोकस किया जाता है। क्योंकि देखो क्रिश्चियनिटी कुछ हद तक जेंडर न्यूट्रल है, लेकिन इंडिया में इंट्रा रिलीजियस एस्पेक्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। यानी रिलीजन के अंदर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, इस पहलू पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। क्योंकि इंडिया में मेजर रिलीजन है हिंदुइज्म, और हिंदुइज्म में काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हुआ है कुछ ग्रुप्स के ऊपर पास्ट में। तो इसी वजह से इंडिया के सेकुलरिज्म के मॉडल में रिलीजन के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उन पहलुओं पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तीसरा डिफरेंस ये है, अमेरिकन सेकुलरिज्म के मॉडल में इंटर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट पर कम फोकस किया गया है। क्योंकि देखो वेस्टर्न सोसाइटीज़ में होमोजेनाइजेशन है, एक ही तो रिलीजन है क्रिश्चियन, बहुत सारे रिलीजन एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो इसीलिए उन्होंने इंटर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट पर कम फोकस किया है। लेकिन इंडिया में आपको पता है बहुत सारे रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं, तो इस वजह से हमने हमारे संविधान में प्रॉपर प्रोविज़न किया है कोई एक धर्म डोमिनेट ना करे दूसरे धर्म के ऊपर। ये अवॉइड करने के लिए हमने काफ़ी सारे प्रोविजंस किए हैं, जैसे आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28। नेक्स्ट डिफरेंस ये है, अमेरिकन सेकुलरिज्म का जो मॉडल है वो किसी पर्टिकुलर धर्म के इंडिविजुअल्स में इक्वालिटी और लिबर्टी पर ज़्यादा फोकस करता है। लेकिन इंडिया में ना सिर्फ किसी पर्टिकुलर धर्म के इंडिविजुअल्स में इक्वालिटी और लिबर्टी पर फोकस किया जाता है, बल्कि ग्रुप राइट्स पर भी फोकस किया जाता है। माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए अलग से राइट्स हैं हमारे देश के संविधान में। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। कहने का एसेंस यहाँ पे ये है, इंडिविजुअल राइट्स पर फोकस किया जाता है वेस्टर्न सोसाइटीज़ के मॉडल में, और हमारे देश में ना सिर्फ इंडिविजुअल राइट्स पर फोकस किया जाता है बल्कि ग्रुप राइट्स पर भी फोकस किया गया है। नेक्स्ट डिफरेंस जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, अमेरिकन सेकुलरिज्म का मॉडल नॉन इंटरवेंशनिस्ट है, लेकिन इंडिया का जो मॉडल है वो रिफॉर्मिस्ट है। जैसे चाइल्ड मैरिज को एबोलिश करने के लिए कानून बनाया हुआ है स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है, अमेरिकन सेकुलरिज्म के मॉडल में रिलीजियस बॉडीज़ का रोल नहीं है पॉलिटिक्स में, लेकिन इंडिया में इनडायरेक्ट रोल है। डायरेक्ट रोल नहीं है, इनडायरेक्ट रोल है।
आपने देखा होगा चुनाव से पहले कई सारे जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो अपने फॉलोअर्स को बोलते हैं कि आप इस पार्टी के लिए वोट दीजिए या फिर इस कैंडिडेट के लिए वोट दीजिए। तो इम्प्लिसिट यानी इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है रिलीजन का हमारे देश में। लास्ट डिफरेंस है, यूएसए में देखो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को किसी प्रकार की एड नहीं दी जाती, लेकिन इंडिया में रिलीजियस एंटिटीज को स्टेट के द्वारा एड दी जाती है। इवन माइनॉरिटी के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी एड प्रोवाइड करता है स्टेट। इवन सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस गया था कि कैसे, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, तो कैसे हज सब्सिडी इंडिया में दी जा सकती है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा था कि देखो, टैक्स रेवेन्यू का एक मेजर हिस्सा किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल मिनिस्कुल अमाउंट में पैसा दिया जा रहा है एज ए हज सब्सिडी। और ये सिर्फ एक रिलीजन के लिए नहीं होता है, दूसरे रिलीजन्स को भी स्टेट इक्वली एड प्रोवाइड करता है। जैसे अमरनाथ यात्रा या फिर दूसरे धर्मों में जो दूसरी चीजें होती हैं उनको भी स्टेट थोड़ा बहुत एड प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ, ऐसा नहीं है कि स्टेट किसी एक पर्टिकुलर धर्म को फेवर कर रहा हो, स्टेट इक्वल रूप से सभी धर्मों को कुछ ना कुछ एड देता है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री नहीं है या फिर ये जो एड दी जाती है इंडिया के द्वारा इसे बंद कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ये जजमेंट में कहा था। तो ये हमने डिफरेंसेस जाने इंडिया के सेकुलरिज्म के मॉडल में और अमेरिकन सेकुलरिज्म के मॉडल में या फिर वेस्टर्न सोसाइटीज के सेकुलरिज्म के मॉडल में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया ने सेकुलरिज्म का जो रास्ता अपनाया है, पिछले 70 सालों में इंडिया को क्या फायदा हुआ है, यानी इंडिया के सेकुलर स्टेट होने से क्या एडवांटेजेस इंडिया को हुए हैं। सबसे पहले एक्सेलिंग डेमोक्रेसी। देखो, पिछले 70 सालों में हमने सेकुलरिज्म का रास्ता अपनाया है, इससे हमारे देश की डेमोक्रेसी और ज़्यादा इंक्लूसिव बनी है, मेच्योर डेमोक्रेसी बनी है, स्ट्रेंथन हुई है और प्रोग्रेस के रास्ते पर हमारे देश की डेमोक्रेसी चली है। जबकि हमारे साथ ही आज़ाद हुए कई सारे ऐसे देश जिन्होंने सेकुलरिज्म का रास्ता नहीं अपनाया, वहाँ पे विभिन्न धर्मों के बीच काफ़ी कन्फ्लिक्ट देखने को मिला, कई सारे देश तो टुकड़ों में बट भी गया और कहीं कहीं सिविल वार भी देखने को मिला। नेक्स्ट फ़ायदा ये हुआ कल्चरल इनरिचमेंट। देखो, मेडिवल इंडिया में और इवन ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में रूल कर रहे थे तो उस समय काफ़ी रूलर्स के द्वारा डिवाइड एंड रूल की रणनीति अपनाई गई। विभिन्न देशों, विभिन्न धर्मों के बीच टेंशंस क्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन सेकुलरिज्म की मॉडल की सहायता से हम उन घावों को भर पाए और एंशिएंट ईरा में और पुराने समय में हमारी जो वैल्यूज़ थी सभी धर्मों के बीच कोएग्जिस्टेंस की, उन वैल्यूज़ को हम फिर से इनरीच कर पाए। नेक्स्ट फायदा ये हुआ पीस एंड स्टेबिलिटी। देखो, इंडिया ने सेकुलरिज्म का पाथ अपनाया, इसलिए विभिन्न धर्मों की एक दूसरे के प्रति टॉलरेंस डेवलप हुई। टॉलरेंस डेवलप होने के बाद कंफ्लिक्ट नहीं देखने को मिला ज़्यादा विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच, तो पीस रही, स्टेबिलिटी रही। नेक्स्ट फायदा ये हुआ माइनॉरिटी प्रोटेक्शन। हमारे देश के सेकुलरिज्म के मॉडल ने ये इंश्योर किया जो मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप है उसने डोमिनेट नहीं किया माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप के ऊपर, जैसा कि बहुत से देशों में देखने को मिलता है। सबसे लास्ट का एडवांटेज आप ये कह सकते हो, देखो, टॉलरेंस डेवलप हुआ, पीस डेवलप हुई, स्टेबिलिटी डेवलप हुई, कंफ्लिक्ट नहीं देखने को मिला विभिन्न धर्मों के बीच। तो इन सब चीज़ों का कंसिक्वेंस ये निकला, रिजल्ट ये निकला कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अच्छी खासी हासिल की इंडिया ने। आज के समय में हमारा जो देश है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमारे देश में लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है, यानी लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हुए हैं हमारे देश के लोगों के। तो ये 5 एडवांटेजेस आप लिख सकते हो जो हमें हुए हैं बीइंग एज ए सेकुलर स्टेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे देश में सेकुलरिज्म को क्या थ्रेट्स हैं या फिर क्या चैलेंजेस हैं। सबसे पहले देखो, कम्युनल पॉलिटिक्स, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है। कुछ पॉलिटिशियन मासिस के रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हैं, समाज डिवाइड होता है और पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, ये सब भी किसी एक पर्टिकुलर धर्म को फेवर करते हैं तो समाज बढ़ता है, ध्रुवीकरण होता है। ये सब होता है वोट्स के लिए। कुछ लोग नफरत को नर्चर करते हैं अपने अंदर दूसरे धर्म के प्रति, तो इससे टेंशन्स क्रिएट होते हैं। ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, हमारे देश के सेकुलरिज्म के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट चैलेंज है इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। वैसे देखो, आपको पता है
हमारे संविधान में माइनॉरिटीज़ को अलग से राइट्स दिए हुए हैं और इंडिविजुअल्स को अलग से राइट्स भी दिए हुए हैं। लेकिन काफ़ी बार कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे देश के सेकुलरिज्म के सामने एक बड़ा चैलेंज क्रिएट करते हैं। जैसे कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मारा पीटा गया, वहाँ से भगाया गया। 1984 में एंटी सिख जो राइट्स हुए, या फिर हिंदू मुस्लिम के काफ़ी राइट्स हुए 2002 में। ये सब इंसिडेंट्स शो करते हैं संविधान में जो कुछ लिखा गया है सेकुलरिज्म के बारे में, वो कहीं ना कहीं उसका वायलेशन देखने को मिलता है देश के विभिन्न इलाकों में। नेक्स्ट चैलेंज सेकुलरिज्म के सामने है इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। हमारे देश का सेकुलरिज्म का जो मॉडल है वो ना सिर्फ इंटर रिलीजियस डोमिनेशन बल्कि इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन को भी अवॉइड करता है, एड्रेस करने की कोशिश करता है। लेकिन आज भी हमारे देश में विभिन्न धर्मों के अंदर भी काफ़ी सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे हिंदुइज्म का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जाता है। हालांकि आर्टिकल 17 के तहत अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन फिर भी मैनुअल स्क्वेंजिंग और दूसरे दलितों पे अत्याचार की जो खबरें हैं वो आती रहती हैं। और बाकी धर्मों में भी धर्म के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ये तीसरा चैलेंज है। चौथा चैलेंज है फोर्स्ड कन्वर्जन। काफ़ी बार आरोप लगते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरी जानबूझ के हिंदुइज्म में सो कॉल्ड लोअर कास्ट हैं उनको अनेक प्रकार के प्रलोभन देके उनका कन्वर्जन करवाया जाता है। तो इस चीज़ के अगेंस्ट जो हिंदुत्व राइट विंग के ग्रुप्स हैं उन्होंने अपना अलग से कैंपेन चलाया, घर वापसी। तो ये फोर्स्ड जो कन्वर्जन है ये भी एक बड़ा चैलेंज है हमारे देश में सेकुलरिज्म के सामने। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन। वैसे देखो साफ तौर पर बोला गया है धर्म के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, लेकिन आंकड़े अगर आप उठा के देखेंगे तो स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है मुस्लिम पॉपुलेशन हमारे देश में 14% है, लेकिन इंडियन ब्यूरोक्रेसी में मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 2.5% है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी काफ़ी ज़्यादा कम है मुस्लिम्स का, और डिफेंस सर्विसेज में भी मुस्लिम्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी कम है। यानी डिस्क्रिमिनेशन डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ स्पेसिफिक माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं वो इक्वली सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पाते, इसी वजह से उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है। नेक्स्ट चैलेंज है कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्राडिक्शन। वैसे देखो हमारे संविधान में एक तरफ तो ये बोला गया है सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, लेकिन कहीं कहीं कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। जैसे आर्टिकल 48 जो है वो गो हत्या को बैन करता है, क्योंकि हिंदुओं के सेंटिमेंट्स इससे हर्ट होते हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म में और बाकी धर्मों में इस प्रकार के एक्शंस पर बैन नहीं है। तो हमारे संविधान में कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेटिव स्टेट इंटरवेंशन। देखो हिंदू धर्म में पॉलीगैमी अलाउड नहीं है और इसके लिए स्पेशल लॉ भी है, लेकिन मुस्लिम धर्म में जो पर्सनल लॉज हैं उनको कोडिफाई करने के लिए स्टेट ने कुछ नहीं किया है। तो डबल स्टैंडर्ड्स स्टेट के द्वारा अपनाए गए हैं। इस संदर्भ में सिर्फ एक धर्म के पर्सनल लॉज को कोडिफाई किया गया है और बाकी धर्मों के पर्सनल लॉज को कोडिफाई नहीं किया गया है। नेक्स्ट है ग्रोइंग फंडामेंटलिज्म। देखो फंडामेंटलिज्म का मतलब होता है आंख मूंद कर बिना क्वेश्चन किए पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीफ्स को फॉलो करना। हमारे देश में फंडामेंटलिज्म काफ़ी ग्रो हुआ है। बहुत सारे यूथ ने टेररिज्म को ज्वाइन किया है और ये बढ़ता हुआ जो फंडामेंटलिज्म है ये भी कहीं ना कहीं हमारे देश में सेकुलरिज्म के सामने एक चैलेंज है। लास्ट में दो और चैलेंजेस हैं। एक तो सूडो सेकुलरिज्म। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या फिर कुछ लीडर्स आप कह सकते हो इन डिफरेंट मैनर में सेकुलरिज्म की बात करते हैं, यानी एक धर्म के संदर्भ में सेकुलरिज्म की बात करेंगे, दूसरे धर्म में नहीं करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में आना चाहिए, इसके लिए प्रोविजन भी है डीपीएसपी में आर्टिकल 44, और इवन ट्रिपल तलाक पे बैन लगना चाहिए। लेकिन कुछ लीडर्स और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज मुस्लिम वोट्स के खोने के चक्कर में यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन नहीं करते और ट्रिपल तलाक को बैन करने की जो प्रोसेस है उसका भी समर्थन नहीं करते हैं। तो ये एक प्रकार से सूडो सेकुलरिज्म है।
और लास्ट पॉइंट है सेफ्रनाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स। देखो, जब पर्टिकुलर पार्टी की सरकार आती है तो एनसीईआरटी और दूसरी टेक्स्ट बुक्स में इस प्रकार की चीज़ें ऐड की जाती हैं जो उनकी आइडियोलॉजी से प्रभावित हो। इतिहास को अपनी आइडियोलॉजी से प्रभावित आइडियाज़ के तर्ज पर लिखा जाता है। तो इन सब चीज़ों से भी सेकुलरिज्म का जो मॉडल है हमारा वो डाइल्यूट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या स्टेप्स उठाए गए हैं सेकुलरिज्म को प्रमोट करने के लिए स्टेट के द्वारा। सबसे पहले देखो, आज़ादी से पहले सेपरेट इलेक्टोरेट का जो प्रोविज़न हुआ करता था उसे एबोलिश कर दिया गया है। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी सबको वोट देने का अधिकार है 18 साल के ऊपर। संविधान में बहुत सारे प्रोविजंस हैं। इंडिया में सेकुलरिज्म को प्रमोट करने के लिए अलग से माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का निर्माण किया गया। 2006 में नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इस्टेब्लिश की गई। 1961 में प्रधानमंत्री न्यू 15 पॉइंट प्रोग्राम, ये प्रोग्राम आया था 2006 में माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए। सच्चर कमेटी का गठन किया गया 2005-2006 में ताकि मुस्लिम्स की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस का पता लगाया जा सके। और रंगानाथ मिश्रा कमीशन को सेटअप किया गया था। 2004 से लेकर 2007 के बीच काम किया। इस कमीशन ने हमारे देश में रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का स्टेटस सुनिश्चित करने के लिए ये कमीशन था, रंगानाथ मिश्रा। उसके बाद नेशनल माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन का निर्माण किया गया था 1994 में। मकसद था कुछ नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ के बैकवर्ड सेक्शंस में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जा सके और उनको फाइनेंशियल एड दी जाए ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकें। नेक्स्ट है मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मकसद था हमारे देश में माइनॉरिटीज़ की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को इन्हेंस करना, उनको बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करना ताकि उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो और इम्बैलेंस जो है विभिन्न कम्युनिटीज़ के बीच वो इम्बैलेंस कम हो। काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई गई हैं जैसे नई उड़ान, नई रोशनी, सीखो और कमाओ। ये सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए। और स्किल डेवलपमेंट कम एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी चलाए गए हैं जैसे उड़ान, हिमायत, ये जम्मू एंड कश्मीर के यूथ के लिए चलाए गए हैं ताकि वो भी इंडिया की डेवलपमेंट का हिस्सा बने। सबसे लास्ट में वक्फ बोर्ड का रेगुलराइजेशन हुआ है और कंप्यूटराइजेशन हुआ है और रिलीजियस करिकुलम के साथ वैल्यू और मोरल एजुकेशन को भी प्रमोट किया जा रहा है कई सारे रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो ये सारी चीज़ें स्टेट के द्वारा की जा रही हैं इंडिया में सेकुलरिज्म को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट कुछ सजेशंस हैं हमारे देश में सेकुलर क्रेडेंशियल्स को इम्प्रूव करने के लिए। देखो, प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर चुके हैं और प्रॉब्लम्स अगर हमें पता हो सॉल्यूशन तो हम आसानी से दे सकते हैं। जैसे कम्युनल पॉलिटिक्स एक प्रॉब्लम है, तो कम्युनल पॉलिटिक्स की वजह से जो पोलराइजेशन होता है उसे रोकने के लिए स्टेप्स उठाने चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया जाए। सूडो सेकुलरिज्म की पॉलिसी जो कुछ पॉलिटिकल पार्टी और लीडर्स के द्वारा अपनाई जाती है, लोगों में इस प्रकार की पॉलिसी के प्रति अवेयरनेस फैलाई जाए। रिलीजियस हार्मनी को हार्बर करने के लिए या फिर यूनिवर्सल ब्रदरहुड की वैल्यूज़ को प्रमोट करने के लिए ग्रेट लीडर्स के विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए। सच्चर कमेटी की फाइंडिंग्स के हिसाब से मुस्लिम कम्युनिटी और जो बाकी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनके वेलफेयर के लिए स्टेप्स उठाए जाएं। नेक्स्ट, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जिसे इस्टाब्लिश किया गया था 1961 में, इसकी मीटिंग नहीं होती है, तो ये इंश्योर किया जाए कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की समय समय पर कन्वेंशन हो। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान में जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 48, ऐसी कॉन्ट्राडिक्शंस को दूर किया जाए। सेकंड ARC की जो रिपोर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल 4th रिपोर्ट एथिक्स इन गवर्नेंस और 5th रिपोर्ट पब्लिक ऑर्डर, इन रिपोर्ट्स के हिसाब से लैंड ऑर्डर के समय यानी जब कम्युनल राइट्स होते हैं तो किस प्रकार से पब्लिक ऑफिशियल्स अपना काम ठीक से करें। जो गाइडलाइंस दी गई हैं इन रिपोर्ट्स में, उन गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट किया जाए इफेक्टिवली। लास्ट में है एजुकेशन। एजुकेशन देखो एक ऐसा टूल है जिसकी सहायता से विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग पैदा की जा सकती है। वैसे तो पढ़े लिखे लोग भी कम्युनल हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पे एजुकेशन एक लाइट का काम करता है। एजुकेशन को स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि लोग एजुकेशन की सहायता से दूसरे धर्मों के लोगों को समझें, दूसरे धर्मों को समझें। इससे
पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की वैल्यू प्रमोट होगी। कंक्लूजन में देखो कहा जा सकता है, पास्ट में हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, पास्ट में जिस प्रकार से दंगे हुए हैं या फिर कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं विभिन्न धर्मों की कम्युनिटीज़ के बीच, तो इससे हमें एक बात तो पता लग जाता है कि सेकुलरिज्म हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विभिन्न धर्मों के बीच जो डिफरेंसेस हैं, जो एनोमलीज हैं, उनको ओवरकम करने के लिए सेकुलरिज्म ज़रूरी है। सेकुलरिज्म की सहायता से ही हम ये इंश्योर कर सकते हैं मेजॉरिटी रिलीजन का डोमिनेशन ना हो माइनॉरिटी रिलीजन के ऊपर। सेकुलरिज्म की सहायता से ही हम ना सिर्फ इंटर रिलीजियस इक्वलिटी बल्कि इंट्रा रिलीजियस इक्वलिटी भी इंश्योर कर सकते हैं। लास्ट में तो यही कहा जा सकता है, सेकुलरिज्म की सहायता से ही हमारे देश में पीस और हार्मनी इस्टाब्लिश की जा सकती है। तो ये हमने पूरा टॉपिक डिस्कस कर लिया काफ़ी ज़्यादा डिटेल से सेकुलरिज्म का। कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।